अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम अमानतदार में हमने मदऊ किया है जनाब एम.ए. शाह साहब को, जो कि अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट के वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में बतौर एडवाइज़र अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शाह साहब का ताल्लुक़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहा है। आपने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हासिल की, जिनमें कराची यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग UK, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कोलंबो, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल अफेयर्स और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हासिल की। वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट, एनर्जी, लो कॉस्ट हाउसिंग और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के शोबों में आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह 40 साल का है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में आप 20 ग्रेड के ऑफिसर रहे। बतौर टेक्निकल एडवाइज़र NGOs के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी, जिनमें बस्ती और इंडस अर्थ काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक रहे, जिनमें यूनिसेफ, USAID, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अरे शाह साहब, ये बताइए कि हम देख रहे होते हैं अमानतदार के डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत अपडेट्स आ रही होती हैं। आज यहाँ इंस्टॉलेशन हो गई, कहीं दूसरी जगह इनॉग्रेशन चल रही है। तो माशाल्लाह ग्लोबल पैंडेमिक सेशन चल रहा है कोरोना वायरस के हवाले से, प्लस सीजनल गर्मी अपनी जगह जून जुलाई की उसके बावजूद भी आपकी टीम रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है, तो काफ़ी खुशी होती है देखिए। और लेकिन हमें थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जरा टेक्निकल साइड बताइए कि ये जो हैंडपम्प्स की इंस्टॉलेशन हो रही है, ये कितने टाइप्स की है? क्या हर जगह इंस्टॉलेशन एक जैसे हो रही है हैंडपम्प की, या कुछ इसमें डिफरेंस भी होता है? नहीं, इसमें मुख्तलिफ होते हैं हैंड पम्प्स डेप्थ के लिहाज से। ओके उसमें हम 3 डेप्थ वेरीफाई करते हैं। एक होता है शैलो पम्प, ओके एक होता है आपका इंटरमीडिएट पम्प जो 100 फुट तक काम करता है, तीसरा होता है डीप वेल पम्प सही। जो 200 फीट तक वो काम कर सकता है। ओके ये 3 किस्म के पंप हैं। ये मुख्तलिफ इलाक़ों में चूँकि पानी की डेप्थ वेरी करती है, इसलिए उस लिहाज से ये पंप लगाए जाते हैं। आई सी। तो ये शैलो पंप की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती वो है? 25 से 30 फुट। 25 से 30 फीट होती है। ओके, तो शाह साहब बेसिकली ये जो आपने जैसे काइंड्स बताई है इनकी, लेकिन ये बताइए इंस्टॉलेशन क्या कैसे रहे हैं? आप लोग का प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हैंडपम्प्स की? नहीं, पहले तो हम जिस गांव में करना होता है वो उसमें जाके सर्वे करते हैं। ओके सर्वे में 2 चीज़ें शामिल है कि एक नीड सर्वे है, दूसरी चीज़ है कि सॉइल सर्वे, ताकि पानी की अवेलेबिलिटी को एसेस किया जाए आई सी। कि कितने फुट पे, 30 फुट पे, 100 फुट पे, 150। उसके लिए बाज़ों का टेस्ट बोरिंग भी करनी पड़ती है, जबकि बिल्कुल नहीं पता। तो ओके। उसमें फिर हमें पता चल जाता है पानी इतने फुट पे मौजूद है, तो लिहाजा फला किस्म का पंप यहाँ इंस्टॉल होगा। ओके ओके। और ये क्वालिटी ऑफ वाटर किस तरह से आप लोग मेजर करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो पानी है क्या ये ड्रिंकेबल है, यूजेबल है, ड्रिंकेबल नहीं है? इसका क्या सिलसिला है? इसका सिलसिला ऐसा है कि WHO की गाइडलाइंस है। ओके ये गाइडलाइंस रूरल एरिया के लिए भी है और शहरी इलाकों के लिए भी, ओके। क्योंकि हम अपने आप को महदूद करेंगे रूरल एरिया की जो गाइडलाइंस है। आई सी। उसमें ये है कि जो पानी निकलेगा उसकी 3-4 का उसकी pH, उसकी कंडक्टिविटी का मतलब TDS टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड्स ओके कितने हैं, और उसमें तो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जैसे आर्सेनिक है, सल्फेट्स है, क्लोराइड्स हैं। क्योंकि जब हम 1500 ppm रूरल एरिया के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें एक वो इम्तिजाज होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ अगर ज़्यादा होती है, जैसे आपने मान लिया कि और सल्फेट ज़्यादा है ओके या क्लोराइड ज़्यादा है, फिर उसको कोशिश किया जाता है कि अगर कोई तरीके से वो साफ़ हो जाए तो हम उसको उस लिमिट पे ले आएँ। और दूसरी पानी में ये ख़ुसूसियत है कि पैथोजेनिक और एकोलाई बैक्टीरिया भी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया से काफ़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो उसके लिए जैसे अगर है तब जैसे क्लोरीनेशन कर दें। आपका जो शहरों में पानी आता है क्लोरीनेट होकर आता है ताकि उसके बैक्टीरिया को ख़त्म किया जाए। ओके
इस तरह से इधर वो घरों के पर साफ़ हो पानी या सोर्स पे ही हम पानी साफ़ कर लें। ये तो हो गई हैंड पंपों के लिहाज से। सही। लेकिन जब पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा हैंड पंप वहाँ पर लगाना कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो फिर हम वहाँ पर सबमर्सिबल पंप लगाते हैं। ओके। मगर सबमर्सिबल पंप के लिए एनर्जी चाहिए हो। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सही। अब वो एनर्जी दो तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिरदोन हवा में नहीं है तो आप सोलर एनर्जी को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई सी। और फिर चूँकि पानी वो तकरीबन हम एग्ज़ाम्पल 1 हार्स पावर का अगर पंप लगाते हैं जी। और 200 फुट पे अगर होगा वो तकरीबन आपको 300 गैलन पर आवर पानी मिलेगा। अच्छा, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि वहाँ स्टोरेज की भी ज़रूरत है। फिर हम उस पर स्टोरेज टैंक बना देते हैं जिसमें पानी गिरता रहता है, और उस स्टोरेज टैंक पे 5, 6, 7 जो भी है नलके लगा दिए जाते हैं ताकि लोग आके अपना पानी उस पर भरते रहे। और उसी सोर्स में हम अरेंजमेंट कर देते हैं कि उसको किस साफ़ किया जाए ताकि लोग डायरेक्ट पानी घर ले जाएं और पीने के लिए और दूसरे इस्तेमाल करें। अगर वो पानी बिल्कुल ही पीने के काबिल नहीं निकलता है तो फिर वो जनरल इस्तेमाल के लिए हो जाता है। ओके। अच्छा माशाल्लाह, शाह साहब ये बताइए कि आप लोग ये इंस्टॉलेशन अब तक कहाँ कर चुके हैं, कौन से एरियाज़ में अभी इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं या आप लोग कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट हैं अभी? नहीं, हमारा जो क्राइटेरिया है दरअसल वो है 500 से 750 की पॉपुलेशन के लिए। ओके। इन जनरल। लेकिन जैसे कराची के इलाके हैं, बदिन के इलाके हैं, गुलारची है, और इन इलाकों में हम करते हैं। लेकिन मेन मकसद ये था क्योंकि इन लोगों के लिए किसी किस्म की गवर्नमेंट की हेल्प, प्लानिंग कमीशन की हेल्प कोई और ना कंसिडर किया जाता है। और ज़्यादातर इंटरनेशनल एजेंसियां भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं करती हैं क्योंकि वो कम से कम 2000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन को टच करती हैं। तो इनकी नीड बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कि बेचारे ये हेल्पलेस है अब तक। तो यहाँ पर काम करने से एक अच्छा वो नहीं, बिल्कुल जैसा हमने देखा है, इनफैक्ट जो है सोशल मीडिया पेजेस पे ये काफ़ी पोस्ट भी हम लोगों ने देखी हैं कि बड़ा रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की टीम जो है डिफरेंट टीम्स काम कर रही है, DZ में भी, कराची में भी। तो अच्छा जैसा ये बताइए कि जब ये इंस्टॉलेशन हो गई, सारा सेटअप आपने देख लिया, उसकी टेस्टिंग वगैरह हो गई, इंस्टॉलेशन के बाद उसको टेक केयर कौन करता है उनका? नहीं, हम शुरू में जब सर्वे करते हैं उस वक्त एक केयर टेकर का गाँव वालों से कहते हैं केयर टेकर चुन लें जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। ओके। ताकि हमारी इंजीनियरों की ज़बान वगैरह थोड़ी बहुत तो समझ ली। सही। और फिर हम कहते हैं गाँव वालों के कि थोड़े पैसे कलेक्ट करें ताकि उसकी महीने की कोई तनख्वाह 4000 5000 निकल सके, उसका सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। और क्योंकि हर चीज़ मुफ्त तो नहीं हो सकती ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मुफ्त समथिंग दे हैव टू पे टू गेट दी गुड वाटर और समथिंग। तो इस तरह से हम केयर टेकर, और वो केयर टेकर माइनर रिपेयर्स वगैरह या वो कर लेता है। अगर उसमें कुछ ज़्यादा ख़राबी होती है तो वो अमानतदार के इंजीनियर्स को उनको इतला कर देता था ये, तो फिर वो जाके उसको ठीक कर ले। चलिए शाह साहब, थैंक यू सो मच, आपकी तरफ से काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन हमें मिली। और बेसिकली हमारे जो टीम मेंबर्स हैं डिफरेंट, स्पेशली जो ओवरसीज़ से जो हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, जो वो यही पूछना चाह रहे थे कि इंस्टॉलेशन जो हो रही हैं किस लेवल की हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। तो नो डाउट उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी बड़ा कारआमद होंगी। और इसके अलावा ये कि अगर इन फ्यूचर अगर आप लोगों की तरफ से भी कोई क्वेरीज हों तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। हम शाह साहब से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ज्वाइन करें और जो है उन क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने अपना कीमती टाइम से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। चला भाई।